एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काउंटर करंट सिस्टम। देखो, सबसे पहले वेरी सिंपल बेसिक देखो कि यहाँ पर इस कंटेनर में यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। इसको दूसरी नज़रिए से देखें तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर कम है। सो वाटर क्या करेगा, अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सो वाटर यहाँ पर मूव करेगा। सोल्यूट क्यों नहीं मूव किए? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ पर सोल्यूट का मूवमेंट नहीं हो सकता, राइट। सो ये हो गया ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस कहाँ होता है? वाटर का अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो की तरफ जाना। इस सेम प्रिंसिपल को हम यूज करके काउंटर करंट सिस्टम पढ़ेंगे। देखो, काउंटर करंट सिस्टम के दो पार्ट्स है। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा होता है एक्सचेंजर। मल्टीप्लायर क्या करता है? इट जनरेट्स मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी। ये मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी को बनाता है और कोई चीज़ बनने के बाद उसको मेंटेन करनी पड़ती है। तो एक्सचेंजर क्या करता है? इसे मेंटेन करता है। अब सबसे पहले हम ये वर्ड समझेंगे, मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी क्या होता है। देखो, यहाँ पर ये जो है ये कोर्टेक्स वाला रीजन है और ये मेड्यूला वाला रीजन है। सो मेड्यू ये जो है लूप ऑफ हेनली, वो जो डीप मेड्यूला तक जाता है, इसी को मैंने यहाँ जूम आउट किया है कि ये वाला जो लूप ऑफ हेनले है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की कंसंट्रेशन, वो जैसे जैसे हम मेड्यूला में नीचे जाएंगे वैसे इंक्रीज करेगी यहाँ पर। और ये क्या है? इंटरस्टिशियम है मेड्यूला का। मीन्स ये जो नेफ्रॉन है उसके बाहर की जगह, उसको क्या हम बोलते हैं? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। सो कोर्टेक्स में मान लो 300 है, यहाँ पर जैसे हम मेड्यूला में जाएंगे एकदम नीचे हो जाएगी 1111100, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। सो इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी। मीन्स मेड्यूला हाइपरटोनिक है, राइट। सो एम क्या है? मेंटेन अ हाइपरटोनिक मेड्यूला, जो कि हेल्प करेगा फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन में। अब ये हाइपरटोनिक मेड्यूला फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन कैसे करता है, ये पूरा हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। देखो, पहले हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के तीन पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला लूप ऑफ हेनली जो मैंने बताया, उसमें डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनली, सॉरी नॉट डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, यही काउंटर करंट मल्टीप्लाई में पार्ट करता है। रीजन मैं आगे बताऊंगा कि डिसेंडिंग क्यों नहीं होती है। यहाँ पर देखिए सिर्फ असेंडिंग लिम्ब, उसमें भी थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट दोनों। ये डायग्राम जो है वो पार्शली रॉन्ग है, बिकॉज ये जो थिक सेगमेंट है वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो वी हैव असेंडिंग थिन सेगमेंट। ये जो थिन सेगमेंट है उसका बहुत लीस्ट रोल होता है, मेजर रोल होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली। लास्ट वन इज मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट। सो तीन पार्ट्स हो गए, थिन एंड थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड द मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर यूरिया का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन मतलब नेफ्रॉन से ब्लड में जाना, जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, वो होता है वो इनहेंस किससे होता है? एडीएच से। सो यूरिया अब्जॉर्प्शन इन द मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट। देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट डीप मेड्यूला में है, इसलिए उसको बोला मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट इज एनहांस्ड बाय व्हाट? एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नाउ अभी देखो काउंटर करंट सिस्टम जो है वो काम कैसे करती है, जो जनरेट कैसे होगी। हमने देखा ना कि ऊपर कंसंट्रेशन कम था, जैसे जैसे नीचे आएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सो ये जनरेट कैसे हुआ? देखो, मान लो ये नेफ्रॉन है। सो नेफ्रॉन में जो यूरिन है वो इस तरह लूप ऑफ हेनली से पास हो रहा है। सो इनिशियली हमने मान लिया कि सारा जो कंसंट्रेशन है मेड्यूला में, नेफ्रॉन में, सब जगह सेम है 300, जो कि क्या होता है? ब्लड का कंसंट्रेशन, राइट। सो जैसे ही ये फिल्ट्रेट या ब्लड यहाँ पे आया तो वो हो गया 300। अभी नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस को एक्टिवली बाहर पंप करेगी। मान लो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको ये असेंडिंग लिम्ब बाहर पंप कर रही है, राइट। सो जैसे ही आयंस बाहर जाएंगे, सो मेड्यूला का कंसंट्रेशन कम हो गया, और जहां आयंस जाएंगे, सॉरी, नेफ्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया और ये आयंस जहां बाहर जाएंगे वहां कंसंट्रेशन बढ़ गया, राइट। अभी देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है वो सिर्फ आयंस के लिए परमिएबल है, सिर्फ आयंस ही बाहर जा सकते हैं, और वो वाटर के लिए क्या है? इम्परमिएबल है। जबकि ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, यहाँ से आयंस बाहर नहीं जा सकते। सो अब क्या होगा कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, और आयंस मूव नहीं कर सकते, तो क्या मूव करेगा? सिंपल है, वाटर मूव करेगा। वाटर कहाँ मूव करेगा? यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, राइट। क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ क्या? सोल्यूट ज्यादा है।
सो वाटर जो है वो यहाँ मूव कर गया। सो ये 400 हो गया, ये भी 400। अब क्या होगा कि नया जो फिल्ट्रेट आएगा वो तो 300 होगा। सो ये जो है वो इसको यहाँ पुश करेगा, जिससे कि ये वाला जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो अब क्या हो गया, 300 से ये जो 400 है वो यहाँ आ गया, और जो 200 है वो बाहर निकल गया, राइट। अब क्या होगा, अब अगेन वही जो स्टेप 1 में मैंने बताया था कि ये जो असेंडिंग लिम्फ है वो वापस अपने आप आयंस को बाहर डालेगी, सोडियम पोटेशियम ये सब बाहर यहाँ पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएंगे। सो यहाँ जो 400 है वो कम होकर 300 हो गया, और यहाँ से 500, मतलब मेड्यूलरी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया जहाँ आयंस बढ़ गए। अब सेम चीज़ वही रिपीट होगी कि यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आयंस मूव नहीं कर सकते, राइट। सो वापस ये जो वाटर है वो यहाँ मूव कर जाएगा। सो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया और यहाँ पर कम हो गया। अभी अगेन ये मैंने बताया सेम चीज़ होगी कि यहाँ पर आयंस वापस यहाँ पर डंप हो गए, फिर वाटर मूव करेगा। सो ये 4 to 5 स्टेप्स होंगे जिसके बाद ये कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर 300, यहाँ पर 12,000 कंसंट्रेशन डेवलप हो गया। ये हमने बना ली मेड्यूलरी ओस्मोलाइटिस। अभी देखो यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये जो वाटर इस ट्यूब से निकल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो इस इंटरस्टिशियम के थ्रू ब्लड वेसल में चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन, राइट। यहाँ पर होगी एक ब्लड वेसल जिसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा, राइट। सो यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो यहाँ चला जाएगा, जिससे ये ब्लड वेसल वाटर को पूरी बॉडी में भेज देगी, राइट। ये हो गया वासा रेक्टा। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है कि अगर यहाँ से आयंस बाहर निकलकर मेड्यूला में जा रहे और यहाँ से वाटर निकला, मीन्स जितने भी यहाँ पर यूरिन आ रहा है उसके आयंस सारे बाहर जा रहे, तो एक टाइम पे तो सारे आयंस खत्म हो जाएंगे, राइट। ये हमने जो किया वो कंटिन्यूस चलता रहा तो आयन डिप्लीशन हो जाएगा। सो इसको अब मेंटेन कैसे करना है कि ये जो आयन है वो प्रॉपर रिसाइकल भी तो होने चाहिए, राइट। सो उसके लिए जो काम आएगा उसको हम बोलेंगे काउंटर करंट, काउंटर करंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ा। उसके लिए जो काम आएगा उसको बोले काउंटर करंट एक्सचेंजर, जो कि आयंस को रिसाइकल करता है, राइट। इतना समझ में आ गया कैसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने इस मेड्यूलरिसिटी को जनरेट किया, राइट। सो हमारे पास एंड में ये मेड्यूलरी ओस्मोलाइटी आ गई है कि यहाँ पर कम कंसंट्रेशन और यहाँ पर एकदम नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है, राइट। ये जो मैंने समझा है उसको आप नोट्स में एंड में रिवाइज कर सकते हो। अभी देखो कोर्टिको मेड्यूलरी ओस्मोलाइटी ग्रेडियंट, वही मैं बोल रहा हूँ कि कोर्टेक्स से लेकर इनर मेड्यूला तक जो टोनिसिटी है या कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और मैक्सिमम कितना होता है 1200 to 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि इनर मेड्यूला में होता है। अब इसमें कंट्रीब्यूट कौन करते हैं, देखो मैंने बोला था कि ये जो लिम्फ थी उसमें जो असेंडिंग लिम्फ थी वो आयंस एक्टिवली डंप कर रही थी, तो कौन से आयंस थे, NaCl एंड यूरिया। बहुत सारे आयंस है लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन है NaCl का 50 to 60%, पिकुलरली 600 मिलीऑस्मोल पर लीटर, जबकि यूरिया का 40 to 50% जो कि होता है 600 मिलीऑस्मोल पर लीटर। सो अगर ऐसा बोले कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन कौन सा है तो वो होगा यूरिया, कॉम्बिनेशन में कौन सा होगा सोडियम क्लोराइड। सो ये हो गया आयंस और मेड्यूलरी ग्रेडियंट जो जनरेट हो गया। अभी हम बढ़ेंगे यूरिया ट्रांसपोर्टर्स। देखो देर आर 4 टाइप ऑफ यूरिया ट्रांसपोर्टर्स। इस इमेज में देखो मान लो ये नेफ्रॉन है और यहाँ पर नेफ्रॉन की ल्यूमन है, ये नेफ्रॉन के सेल्स है, यहाँ पर नेफ्रॉन की ल्यूमन है, और ये वाला जो पार्ट है वो इंटरस्टिशियम है, मीन्स ये वाला बाहर का पार्ट उसको बोला है इंटरस्टिशियम, राइट। सो ल्यूमेन जो है नेफ्रॉन की वहां पर होते हैं UTA1 ट्रांसपोर्टर, और इंटरस्टिशियम में बेजोलेटरल साइड हो गए A3। सो A3 इन द इंटरस्टिशियम, A1 इन द ल्यूमेन। ल्यूमेन का पार्ट हो उसको हम बोला एपाइकल पार्ट, और जो इंटरस्टिशियम वाला पार्ट हो उसको बोला हमने बेसोलेटरल पार्ट, राइट। सो द सेम थिंग इज गिवन कि UTA1 कहाँ पे है अपाइकल पार्ट पे, A3 कहाँ पर है बेसोलेटरल पर, A2 कहाँ पर है डिसेंडिंग थिन। सी देखो ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। सो डिसेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली में कौन से होते हैं A2, और UTB होते हैं आरबीसीज में। और हमें पता है कि ये जो सारे यूरिया ट्रांसपोर्ट है उसको कौन स्टिमुलेट करता है ADH और एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो A1 A3 और A2 A1 2 3 दोनों फर्स्ट 3 को ADH स्टिमुलेट करता है। ये हो गया। अभी हमने बोला काउंटर करंट एक्सचेंजर। देखो पहले सबसे पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन समझेंगे। प्रॉब्लम ये है कि देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो
असेंडिंग लिम्ब है वो एक्टिवली आयंस को यहाँ बाहर भेज रहा है, राइट। सो एक टाइम पर ये सारे आयंस खत्म नहीं हो जाएंगे, राइट। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला कि हमने एक और ब्लड वेसल इसके पैरेलल लगा दी। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर जो है वो स्पेस कम है, इसीलिए मैं इसको बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको आपको इमेजिन करना है इसके इनसाइड में, राइट। सो अब क्या होगा कि नेफ्रॉन का जो ब्लड फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो ये ब्लड वेसल है वासा रेक्टा, उसका ब्लड फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, राइट। सो मैंने डायरेक्शन बता दिया आपको कि ब्लड फ्लो हो जाए वो यहाँ होगा। तो अब होगा क्या कि मान लो यहाँ पर जो ब्लड आया, हमें पता है वासा रेक्टा में क्या होता है, ब्लड होता है। सो जो ब्लड की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो होती है 300, राइट। सो जो भी ब्लड यहाँ पर आया उसकी कंसंट्रेशन इनिशियली 300 होगी, राइट। यहाँ पर 300 है, बाहर कितनी है, बाहर भी 300 है। जैसे जैसे ये 300 वाला ब्लड नीचे जाएगा, बाहर तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि ये जो आयंस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो सारे इसके अंदर चले जाएंगे। सो एक बार आयंस जब वासा रेक्टा के अंदर जाएंगे तो ये जो 300 का कंसंट्रेशन है वो नीचे बढ़ जाएगा, यहाँ 400, 500, 600, 1000। सो मान लो हमने यहाँ पर नीचे कितना हो गया, 1000, राइट। अब जब ये वाला जो ब्लड है वो घूम के वापस जाएगा, तब यहाँ पर जो वाटर बाहर निकल रहा है इस लिम्ब से, वो सारा वाटर इसमें आ जाएगा, राइट। सो मान लो यहाँ पर अगर 1000 है, सो आगे ऊपर जाकर ये कम होकर 700 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर वापस जितना है वो 300 हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो वाटर निकल रहा है वो इस लिम्ब ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो वाटर आएगा तो ऑस्मोलाइटी क्या है, कम होती जाएगी। सो ये ब्लड की ऑस्मोलाइटी कम हो गई। अभी मान लो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव करके कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली रीनल वेन में, पूरी बॉडी में जाएगा, राइट। सो ये जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, राइट, कि हमने जो यूरिन का जो वाटर था उसको हमने ब्लड में भेज दिया ताकि ये ब्लड पूरी बॉडी में जा सकते हैं। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट। सो ये हो गया काउंटर करंट एक्सचेंजर। एक्सचेंजर क्या करते हैं, यहाँ के जो आयन है उसको ले लेता है अपने लूप में और यहाँ से वाटर ले लेता है, सो दैट ये आयंस को रिसाइकल कर सके, राइट। और यहाँ से कुछ आयंस वापस इस लिम्ब में डाल देगा, सो दैट ये आयंस का रिसाइकलिंग हो सके प्रॉपरली, राइट। सो दिस वाज काउंटर करंट एक्सचेंजर और वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का एक ओवरव्यू होना जरूरी है, इतना डीप में हमें एग्जैक्टली नहीं पढ़ना कि क्या होता है, राइट। सो सिंपल बेसिक चीज है कि जो आयंस बार बार असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी से निकल रहे थे, उन आयंस को वासा रेक्टा लेकर डिसेंडिंग लिम्ब में डाल देगा ताकि उनका साइक्लिंग हो सके, और जो वाटर है बाहर निकल रहा है उसको लेकर वापस बॉडी में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, राइट। सो कंपोनेंट कौन सा है काउंटर करंट एक्सचेंजर का, वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। देखो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होता है, सॉरी द डायग्राम इज मिसिंग, लेकिन जो नेफ्रॉन के अराउंड जो ब्लड वेसल्स होती है उसी को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, और जो ब्लड वेसल वासा रेक्टा सॉरी लूप ऑफ हेनली के अराउंड लूप करती है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। मेंटेन्स मेड्यूलरी हाइपरटोनिसिटी, राइट। ये मेंटेन कर रही है, जनरेट नहीं कर रही है। जनरेट काउंटर करंट मल्टीप्लायर कर रहा है, एक्सचेंजर सिर्फ मेंटेन कर रही है। मैकेनिज्म क्या है कि सोल्यूट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटरस्टिशियम रीसर्कुलेट बैक एट द असेंडिंग लिम्ब एंड प्रिवेंट्स द वॉश आउट। ये सोल्यूट्स को ले लेती है और रीसर्कुलेट कर देती है, वही सेम चीज समझाए। अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो ब्लड फ्लो है वो स्लो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर फास्ट ब्लड फ्लो होगा वासा रेक्टम में तो जो सोल्यूट, मान लो फास्ट ब्लड फ्लो है, तो यहाँ से जो सोल्यूट इसने लिए जिससे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा उसको वापस यहाँ पर देने भी है, राइट। तो अगर फास्ट ब्लड फ्लो होगा तो ये सोल्यूट का जो एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिससे कि सोल्यूट जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से सोल्यूट ले तो लिए लेकिन उसको वापस दे नहीं पाएगा, तो ये सारे सोल्यूट वॉश आउट होकर रिनल वेन में चले जाएंगे, जिससे कि ये मेड्यूलरी जो कॉन्सेंट्रेशन हमने बनाया था ना, ये वाला मेड्यूलरी कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो if increase blood velocity in the vasa recta there will be wash out of solutes and medullary tonicity जो वो है कम हो जाएगी, which is inability to concentrate the urine। अभी यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा क्योंकि यूरिन कंसंट्रेशन हो ही इसलिए रहा था क्योंकि हमने मेड्यूलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया था, राइट। सो वासा रेक्टा, अभी देखो नॉर्मली वासा रेक्टा का जो शेप है वो कैसा है, वो लूप्ड है, राइट। अभी ये लूप्ड है, यही रीजन है कि वो एक साइड से आयंस ले सकता है
और दूसरी साइड से आयंस वापस डाल सकता है। तो आयन का रिसर्कुलेशन हो गया आयंस का। अगर ये स्ट्रेट लूप होगा तो क्या होगा, सारे आयंस आ जाएंगे लेकिन वो एंटर करके वापस रीनल वेन में एग्जिट हो जाएंगे, राइट। सो इफ स्ट्रेट लूप होगा तो वो एबनॉर्मल होगा, जिससे कि वापस सोल्यूट का वॉश आउट हो जाएगा, राइट। ये सोल्यूट का वॉश आउट, ये वर्ड समझ में है। देखो सोल्यूट का वॉश आउट क्यों होता है, मान लो यहाँ से जो सारे सोल्यूट है वो इस लूप में आ गए, तो ये जो है वो बॉडी से हमारे नेफ्रॉन में ब्लड आता है और ये ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। अगर यहाँ पर आयंस का वापस एक्सचेंज नहीं हुआ तो ये सारे सोल्यूट्स लेकर चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोल्यूट वॉश आउट। और सोल्यूट वॉश आउट कब होता है, जब ब्लड फ्लो बहुत तेज हो तब, या सेकंड जब ये स्ट्रेट हो, लूप ना हो, लूप अरेंजमेंट नहीं होगा तो सोल्यूट का वॉश आउट हो जाएगा, राइट। सो अभी क्विक डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर देखो। मल्टीप्लायर में क्या थे, लूप ऑफ हेनले और मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट, जबकि एक्सचेंजर में वासा रेक्टा। ये जनरेट कर रही थी हाइपरटोनिसिटी वाइल ये मेंटेन करती है एक्सचेंजर। मेन साइड यहाँ पर थिक असेंडिंग लिम्ब है, मेन साइड असेंडिंग वासा रेक्टा, ये वाला जो बॉडी की तरफ जाता है। की सोल्यूट्स दोनों में सेम है, NaCl यूरिया दोनों। एंड ADH देखो, यहाँ पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर में होता है मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि यूरिया के ट्रांसपोर्टर होते हैं, जहाँ पर ADH उनको स्टिमुलेट करता है, राइट। जबकि काउंटर करंट एक्सचेंजर में इनडायरेक्ट स्लोली यूरिया का फ्लो होता है, राइट। सो काउंटर करंट सिस्टम हमने पढ़ लिया। अभी हमने बताया कि टू मेन कंपोनेंट क्या है, मल्टीप्लायर एंड एक्सचेंजर। इसका गोल क्या है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करना, कि यूरिन का जो वाटर है वो निकाल के वासा रेक्टा को दे दो ताकि वो वाटर बॉडी में चला जाए। और साइट क्या है, ये वाला मेड्यूलर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, राइट। अभी क्राइटेरिया देखो, हमने पूरा काउंटर करंट सिस्टम पढ़ लिया है। अभी हमें पता चला, हम बिल्कुल बेसिक सी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं कि इसके क्या क्या क्राइटेरिया। देखो हमें पता है कि टू पैरेलल ट्यूब्स होनी चाहिए, ये एक और ये सेकंड। ये हम लूप ऑफ हेनली की बात कर रहे हैं कि ये दो पैरेलल ट्यूब्स है और वो दोनों जो उसमें फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो होना चाहिए। हमें पता है कि दोनों लूप ऑफ हेनली की ट्यूब्स में भी ऑपोजिट फ्लो है और वासा रेक्टा में भी ऑपोजिट फ्लो ऑफ द फ्लूइड है। नीचे वाला यहाँ पर और ऊपर वाला ऐसे, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी में होनी चाहिए। अगर क्लोज होंगे तो आयन का एक्सचेंज हो पाएगा, राइट। सो टू पैरेलल ट्यूब मस्ट बी प्रेजेंट एंड क्लोजली प्लेस्ड। सेकेंड इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। देखो जो लूप ऑफ हेनली था उसमें हमें पता है कि डिसेंडिंग लिंक में सिर्फ वाटर पास होता है, सोल्यूट पास नहीं होते, जबकि असेंडिंग लिंक में सिर्फ सोल्यूट या आयंस पास होते हैं, वाटर पास नहीं होते। सो ऐसी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होनी चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल काउंटर करंट सिस्टम हम बना पाएंगे, राइट। सो दिस वाज क्राइटेरिया। नाउ लास्ट टॉपिक देखो, ये काउंटर करंट सिस्टम सिर्फ किडनीज में नहीं होता। किडनीज में तो होता है, स्किन, इंटेस्टिनल विलाई, टेस्टिस, बहुत सारी जगह पे होता है। हम टेस्टिस का अभी काउंटर करंट सिस्टम पढ़ते हैं। देखो हमें पता है कि जो टेस्टिस है वो कोर बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में रखना होता है, इसीलिए वो आउटसाइड द एब्डोमेन स्क्रोटम में होते हैं, कोर टेम्परेचर से दूर। सो मान लो कोर बॉडी टेम्परेचर, एग्जैक्टली आइडिया नहीं मेरे को, कोर बॉडी टेम्परेचर मान लो यहाँ पर 39 है, टेस्टिस को चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस या कम टेम्परेचर जाए, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है कि टेस्टिस को बाहर रख दिया, वहां पर कम टेम्परेचर है, लेकिन जो ब्लड सप्लाई मिलेगी टेस्टिस को वो तो आएगी कोर बॉडी से ही, राइट। सो जो ब्लड आएगा उसमें तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सो वो डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। सो अब हमने क्या किया कि ये जो मान लो इसको मान बोला टेस्टिकुलर आर्टरी, ये ब्लड ला रही है टेस्टिस की तरफ। सो उसके जस्ट बाजू में मैंने रख दिया टेस्टिकुलर वेन। और हमें पता है कि आर्टरी जो है वो यहाँ से यहाँ ब्लड लाएगी और वेन क्या करेगी, वेन जो है वो टेस्टिस का ब्लड वापस ले जाएगी, राइट। सो लॉजिकली ये जो वेन है उसमें कितना टेम्परेचर होगा, उसमें 37 डिग्री होगा, क्योंकि वो टेस्टिस से ही ब्लड लेके जा रही है। टेस्टिस का टेम्परेचर कितना है, 37। आर्टरी जो ब्लड ला रही है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो कोर बॉडी से आ रही है, उसका टेम्परेचर है 39। सो अब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, ताकि ये जो 39 डिग्री सेल्सियस का ब्लड है वो अपनी हीट दे देगा इस वेन को, और वेन का ब्लड कहाँ है, बॉडी की तरफ, राइट। सो ये चली गई हीट। सो यहाँ पर एक्सचेंज किसका हुआ, एक्सचेंज हीट का हुआ। यहाँ पर भी सब क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं कि दो सिस्टम है, दो क्लोज प्रोक्सिमिटी है, और ब्लड फ्लो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो हीट का एक्सचेंज हो गया। ये सेम चीज है काउंटर करंट सिस्टम इन टेस्टिस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट काउंटर करंट सिस्टम।